तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। ठीक है। अभी हमने पिछले 2 लेक्चर में स्थिर वैद्युतिकी के बारे में क्या पढ़ा था। पहले लेक्चर में हमने चार्जेस की स्टडी करी थी। ठीक है। उसके अलावा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी कि कूलाम के नियम के बारे में डिटेल से पढ़ा था। कूलाम का नियम है, कूलाम के नियम की वेक्टर फॉर्म पढ़ी थी। ठीक है। उसके अलावा हमने उसके आगे वाले चैप्टर में एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को रखने पर उस द्विध्रुव पर जो लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण है वो पढ़ा था। उसके बाद हमने अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि आपका बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है, जो कि हर बार आपका पूछा ही जाता है, वो पढ़ा था। ठीक है। अब हम लेक्चर नंबर 3 में उसी की तरह आपका बिल्कुल इक्विवेलेंट आपका इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल समान रूप से महत्वपूर्ण ये डेरिवेशन है जो हम करने जा रहे हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए। ठीक है बेटा। तो उम्मीद है मुझे कि आप सब लोग इस चैनल को बहुत बड़ा बनाएंगे। धीरे धीरे आप सब लोग आप मेरी मेहनत को सफल बनाएंगे और जो आपके बैचमेट हैं, क्लासमेट हैं, उनके साथ ये वीडियोस अगर काम की लगती है तो आप जरूर शेयर करेंगे। ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के अब हम शुरू करने जा रहे हैं अगला टॉपिक। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है फॉर 2024 के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। ठीक है। तो अभी इसको हम बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से समझेंगे और बिल्कुल मैं सिंपल मेथड से करवाऊंगा। एक लाइन की थ्योरी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है। तो फिजिक्स को बस फील करना है आपको। ठीक है। आपको रटना नहीं है, बस आपको समझना, बस आपको फील करना है इस सब्जेक्ट को। तो यहां से अभी हम क्या लेते हैं, एक द्विध्रुव हमने मान लिया है। वो द्विध्रुव कहां रखा है, माना कैपिटल के परावैद्युतांक के माध्यम में रखा है। तो ये हमने एक द्विध्रुव ले लिया। ठीक है। तो ये इसके एक सिरे का नाम ए दे दिया, एक सिरे का नाम हमने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। ठीक है। द्विध्रुव के ए सिरे पर हमने मान लिया माइनस क्यू आवेश है, द्विध्रुव के बी सिरे पर हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश है। ये हो जाएगा द्विध्रुव का मध्य बिंदु ओ, ये वाली डिस्टेंस एल हो जाएगी, ये वाली डिस्टेंस एल हो जाएगी। द्विध्रुव की जो टोटल दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी, वो होगी आपकी 2L, 2 स्मॉल एल। ठीक है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से हमने मान लिया आर डिस्टेंस पर, क्या मान लिया, द्विध्रुव के मध्य बिंदु ओ से आर डिस्टेंस पर एक बिंदु क्या स्थित है, पी स्थित है, जहां पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बेटा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले को से मिलाना पड़ेगा। ठीक है। आई एम नॉट गुड इन ड्राइंग, मेरी ड्राइंग बहुत ज़्यादा खराब है, फिलहाल मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको। ठीक है। तो इसको मुझे इससे मिलाना पड़ेगा, प्लस क्यू को मिलाने के लिए इससे मिलाना पड़ेगा। ठीक है। अगर ये एल है, ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो हमारा कर्ण क्या है, देखो ध्यान से, ये कर्ण हमने मान लिया पीबी का स्क्वायर है, तो आधार स्क्वायर एल स्क्वायर, लंब का स्क्वायर आर स्क्वायर। तो यहां से जब स्क्वायर हटेगा तो क्या आ जाएगा, रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो बात एक ही, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर या फिर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो ये थोड़ा ऑड लग रहा है तो हम इसको लिखेंगे आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक है। ये आ जाएगा। जब ये दो भुजाएं बराबर है तो तीसरी भुजा इसकी ये भी बराबर होगी, इसका भी इसकी माप कितनी होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। भाई एल और आर ये है तो ये भी क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। प्लस क्यू की वजह से बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हम किससे रिप्रेजेंट कर देंगे, E1 से। माइनस क्यू से, माइनस क्यू की वजह से बिंदु पी पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसको हम किससे लिख देंगे, उसे हम यहां मान लेंगे अंदर की तरफ, और प्लस क्यू की वजह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होती है, बाहर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2। इन दोनों का परिणामी हमने ये मान लिया है, वो कितना है, कैपिटल E। ठीक है। अभी हम ये करना क्या है, ध्यान से समझना है। यहां पर बिंदु P पर प्लस की और माइनस क्यू की वजह से दो साइड से क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखने को मिल रही है। जब ऐसी सिचुएशन होती है तो वहां पर घटक वियोजित हो जाते हैं। तो वो घटक कौन से होंगे, अगर मैं इस चीज को यहां से कॉपी करके यहां पर पेस्ट कर दूं, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसे यहां से उठाया और यहां पे रख दिया। ठीक है। अब यहां पर मैंने मान लिया बिंदु P है
और ये मैंने जो E1 दिखाया है ऊपर, वो यहाँ दिखा दे रहा हूँ मैं। और E2 जो मैंने इस लाइन पे ड्रॉ किया है, वो मैं मान ले रहा हूँ कहाँ पर है, वो है यहाँ पर। एक बार मैं कैमरा चेक कर लूँ कि ये E2 कट्टा तो नहीं है, बोर्ड पे दिखाई दे रहा है आपको? अच्छा हुआ देख लिया, नहीं तो ये आपको समझ नहीं आता। तो मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखता हूँ, ठीक है बेटा। तो इस चीज को मैं पूरा क्या कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट मैंने ले लिया P, और ये हो जाएगा E1, और यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E2। इस वाली लाइन को मैंने E2 दिखा दिया, और इन दोनों का जो परिणामी होगा वो क्या होगा, वो होगा E। ठीक है बेटा, ये E1 और ये क्या हो जाएगा, E2 हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से समझना आप लोग, ठीक है। यहां से आप देख रहे हो ये भी इसी डायरेक्शन में, अगर हम देखें तो E1 भी इसी डायरेक्शन में है, बस एंगल चेंज है। ठीक है, तो इसका मतलब अगर हम इन दोनों का परिणामी देखें, वो तो इसी डायरेक्शन में, और ये डायरेक्शन क्या होगी भाई, इस वैद्युत द्विध्रुव से ये क्षैतिजी तो है। अगर हम देखें यहाँ पे लंबवत घटक कौन से होंगे हमारे पास, प्लस क्यू और माइनस क्यू की वजह से देखो लंबवत घटक होगा ऊपर की तरफ, जो कि हम क्या मान लेंगे E1, और यहां पर क्या हम मान लेंगे E2। अब भाई लंबवत घटक है, तो लंबवत घटक के लिए हम यूज करेंगे E1 साइन थीटा, और यहां पर क्या यूज करेंगे, E2 साइन थीटा। क्षैतिज घटक के लिए हम E1 cos थीटा। भाई हमने घटकों में वियोजित कर लिया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो बिंदु P पर हमने निकालनी है, वो हमने घटकों में वियोजित कर ली। घटक हमने दो ले लिए, लंबवत घटक आपका E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा हो जाएगा, और क्षैतिज घटक क्या हो जाएंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, और ये हो जाएगा इन दोनों का परिणामी। अब परिणामी का मतलब समझ लो, देखो E1 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में, E2 cos थीटा भी इसी डायरेक्शन में। अगर दो फोर्स मान लो इस पॉइंट पे लग रहे हो, फॉर एग्जांपल मान लो इस वाली बॉक्स पे दो फोर्स लग रहे हैं। एक फोर्स लग रहा है कुछ इस तरह से, इस डायरेक्शन में, एक फोर्स लग रहा है मान लो कुछ इस डायरेक्शन में। तो अगर आप देखोगे इन दोनों का परिणामी, नेट परिणामी क्या होगा, ये ऐसे ऐसे करके जाएगा, ये ऐसे करके जाएगा। तो अगर इनको देखोगे तो ये इसी डायरेक्शन में ही तो आगे बढ़ेगा भाई, परिणामी इनको इसी डायरेक्शन में तो लेके जाएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, भले ही इनके बीच एंगल अलग हो, लेकिन इनका परिणामी क्या है, क्षैतिज है, तो ये इसी डायरेक्शन में बिलोंग करेंगे। और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, ये दोनों देखो, एक ऊपर की डायरेक्शन में, एक नीचे की डायरेक्शन में, ये परिमाण में तो बराबर होंगे बेटा, लेकिन दिशा में विपरीत होने की वजह से दे आर कैंसिल टू ईच अदर। ये क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इसकी थ्योरी के बारे में समझते हैं। थ्योरी क्या, एक बार मैं डायग्राम को दोबारा से समझा दूंगा। थ्योरी के बारे में समझ लो, आपको लिखना कैसे, कॉपी में रटना नहीं है एक भी लाइन। ठीक है, आपको लिखना है, माना कैपिटल के परावृत्तांक में एक कोई वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके ए सिरे पर माइनस क्यू आवेश, बी सिरे पर प्लस क्यू आवेश। ठीक है, दोनों एक दूसरे से 2l दूरी पर स्थित है। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है बेटा, अगर ये L है, ये R है, तो ये क्या हो जाएगा, √r² प्लस L² हो जाएगा। ये भाई ये L है, ये R है, तो ये वाली आर्म क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा क्या हो जाएगी, √r² प्लस L², पाइथागोरस थ्योरम लगाने से। ठीक है, जो बायो वाले हैं उनको थोड़ा सा मुश्किल होगा। पाइथागोरस थ्योरम में ये होती है आपकी कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा लंब का स्क्वायर। तो अब आप लोग सोचोगे कर्ण आधार लंब क्या है भाई, कर्ण का मतलब ये है, मेरा मतलब ये नहीं था कि बायोलॉजी वालों की फिजिक्स कमजोर होती है, लेकिन उनका मैथ कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत वीक जरूर होता है, और ये मैथ का पोर्शन है पाइथागोरस थ्योरम में। ठीक है, तो यहां से कर्ण का स्क्वायर, देखो जो समकोण होता है, समकोण मतलब 90 डिग्रीज होता है, उसके सामने की भुजा होती है कर्ण। ठीक है, हमने अगर ये थीटा मान लिया, थीटा के सामने की भुजा होती है लंब। ठीक है, और शेष बची हुई भुजा होती है आधार। तो कर्ण का स्क्वायर यानी कि पीबी का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, देखो बेटा, पीबी का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपका आधार स्क्वायर यानी कि L², और प्लस लंब हमने क्या माना है, R²। तो यहां से जब हम पीबी की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, √L² प्लस R², या R² प्लस L², बात एक ही है, क्योंकि पॉजिटिव साइन है, बात एक ही है, चाहे L² प्लस R² लिख लेंगे हम, या R² प्लस L² लिख लेंगे। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आप समझते हैं। देखो, तो बिंदु P पर अक्षीय बिंदु O से R दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P स्थित है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है,
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। फिर हमें क्या लिखना है, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। शुरू करते हैं डेरिवेशन। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसे हम रिप्रेजेंट किससे करेंगे, E1 से रिप्रेजेंट करेंगे। और ये आएगा आपका निकल के E1 इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है आपका, ये होता है बेटा, E इज इक्वल टू 1/4πε0, अगर परावृत्तांक में है तो K लग जाएगा, और Q/R²। ठीक है, तो यहां पर देखो चार्ज हमारे पास क्या है, Q है, ये आ जाएगा 1/4πε0 K, और चार्ज हमारे पास क्या है, Q। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस ये जस्ट अभी निकाली है, तो डिस्टेंस का हो जाएगा स्क्वायर, R² प्लस L²। और ये यहाँ पे क्या लगा हुआ है, रूट लगा हुआ, रूट है, और फॉर्मूले में स्क्वायर, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये तो आ गई E1 की वैल्यू। अब माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, E2 से। E2 इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4πε0 K Q/R² प्लस L², ये आ जाएगा, सेम वही चीज आएगी, क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो रूट हटेगा तो अंदर क्या है, R² प्लस L², जो बचेगा वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, ये E1 और E2 की वैल्यूज आ गई है। अब आपको देखो थोड़ी सी थ्योरी में क्या लिखना है, बिंदु P पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसको दो घटकों में विभाजित करने पर लंबवत घटक E1 sin थीटा तथा E2 sin थीटा परिमाण में एक दूसरे के बराबर होंगे, क्योंकि sin थीटा की वैल्यू कैसी होगी, इक्वल होगी। E1 और E2 क्या है, एक दूसरे के बराबर है। देखिए जो वैल्यू यहां पर नजर आ रही है वही वैल्यू सेम हमें यहां पर नजर आ रही है, तो इसका मतलब E1 और E2 क्या है, बराबर है। अगर मैं यहाँ पर E1 है यहाँ पर भी E1 लिख दूं तो E1 sin थीटा, ये क्या बन जाएगा, E1 sin थीटा, या यहाँ E2 sin थीटा है तो यहाँ पर भी E2 sin थीटा लिख दूं, तो ये दोनों क्या होंगे, दिशा में विपरीत और परिमाण में बराबर। जब दो चीजें दिशा में विपरीत होती हैं, परिमाण में बराबर होती हैं, तो वो क्या कर देती हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस बॉक्स को भाई एक व्यक्ति जो इधर खड़ा हुआ है वो 4 न्यूटन के बल से खींचे, एक व्यक्ति जो इधर खड़ा हुआ है वो 4 न्यूटन के बल से खींचे, ठीक है, तो यहां से अगर ये दोनों व्यक्ति इस पर 4 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करें, ये इस डायरेक्शन में करे, ये इस डायरेक्शन में करे, तो क्या होगा, ये बॉक्स कहां जाएगा, ये बॉक्स कहीं नहीं जाएगा, ये बॉक्स स्थिर रहेगा। कैसा रहेगा, स्थिर, क्योंकि दोनों की एक की डायरेक्शन इधर है, एक की डायरेक्शन उधर है, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से दोनों फोर्स क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है बेटा, तो इसीलिए यहां पर क्या होगा, यहां पर E1 sin थीटा और E2 sin थीटा एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। अब बचा कौन, बचा आपका क्षैतिज, बचा कौन सा आपका क्षैतिज घटक। अब क्षैतिज घटक क्या है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा, ये दोनों ही आपके कैसे घटक हैं, क्षैतिज घटक हैं, तो ये दोनों मिलकर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बनाएंगे बेटा। ठीक है, E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों मिलकर किसकी तीव्रता बनाएंगे, कुल परिणामी तीव्रता, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, E2 cos थीटा, ये दोनों मिल जाएंगे। ठीक, तो अभी वो थ्योरी लिखने के बाद क्या लिखोगे आप, E1 sin थीटा और E2 sin थीटा परस्पर एक दूसरे के बराबर तथा विपरीत होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तथा E1 cos थीटा क्षैतिज घटक E1 cos थीटा और E2 cos थीटा दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, परिणामी तीव्रता। तो परिणामी तीव्रता क्या आना चाहिए बेटा, टोटल E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब यहां से आपने क्या देखा, E1 और E2 की वैल्यू क्या है, सेम है, तो यहां पर क्या लिख दोगे, E1 इज इक्वल टू E2, चाहे तो हम E2 को E1 के बराबर मान लें या E1 को E2 के बराबर मान लें, तो क्या आएगा निकल के, ये आएगा E इज इक्वल टू E1 cos थीटा प्लस E1 cos थीटा, इतना आ जाएगा। अब यहां से E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, E1
तो ये हो जाएगा 2E1 cos थीटा, इतना आ जाएगा फाइनली निकल के। अब यहां से देखते हैं हम, ठीक है, इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इस वाले ट्रायंगल को ध्यान से देखो, ओ पी बी या ओ पी ए कोई भी ले लो, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं त्रिभुज ओ पी वी में। इस वाले त्रिभुज में देखो क्या देखने को मिलेगा, अगर मैं यहां से cos थीटा निकालूं, तो थीटा अगर ये है तो थीटा के सामने लंब, ये आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। तो cos क्या होता है, आप लोगों ने सबने लाल बटे कक्का पढ़ा होगा टिग्नोमेट्री में, लाल बटे कक्का। तो इसमें क्या पढ़ा था, ये होती है साइन की लंब बटे कर्ण, ये होता है कॉस आधार बटे कर्ण, और ये क्या होता है लंब बटे आधार यानी कि tan। तो कॉस कहाँ आएगा आपका, यहां पर आएगा, यानी कि आधार बटे कर्ण। आधार है कितना, आधार है आपका, कॉस थीटा निकालने जा रहे हैं हम, आधार कितना है l, कर्ण कितना है, कर्ण है √r² प्लस l²। ठीक है बेटा, ये आपका cos थीटा आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये वाला मान कहाँ लगा दोगे, समीकरण नंबर 1 में रखने पर। तो क्या लिख दोगे, समीकरण 1 में रखने पर रख दो, समीकरण नंबर 1 में। तो ये आएगा आपका फाइनली निकल के E इज इक्वल टू 2 इंटू E1 की वैल्यू हमें पहले ही पता है, E1 और E2 की दोनों की क्या है, सेम लगाओ वैल्यू। तो 1/4 पाई नॉट, थोड़ा सही से बनाते हैं, एप्सिलॉन नॉट और के, और ये आ जाएगा Q/r²। r² की जगह देखो क्या आया था, r² प्लस l²। रूट लगा हुआ था लेकिन स्क्वायर होने की वजह से रूट हट गया था यहाँ से। नेक्स्ट क्या आ जाएगा, उसके बाद है cos थीटा। तो भाई cos थीटा लगाएंगे यहाँ से, तो cos थीटा कितना निकल के आया, l/√। अब यहाँ पर रूट है, तो अगर किसी पर रूट लगा होता है उसकी पावर हम 1/2 लिख सकते हैं, 1/2। तो ये आ जाएगा r² प्लस l², और इस पूरे पे रूट लगा हुआ है तो इस पूरे पे हम पावर लगा सकते हैं 1/2। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में पूछें, मैं बहुत जल्दी उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2QL। इसे हम एक तरफ लिखेंगे, सबसे पहले इसे बाहर निकालेंगे, 1/4 पाई ε0 के, और ये बन जाएगा 2QL। अब यहां बताओ, अभी हमें इंडिविजुअली इनकी पावर नहीं देखनी कि R की पावर क्या है, L की पावर क्या है। इस पूरी ब्रैकेट की पावर कितनी है भाई, कुछ नहीं है तो 1 है। इसकी पावर कितनी है पूरी ब्रैकेट की, 1/2 है। तो ये 1 है और ये आधा मिलके क्या बन जाएगा, 3/2। तो हम इस पूरे की पावर को क्या लिख सकते हैं, r² प्लस l² की पावर 3/2, ये लिख सकते हैं। ये 2QL बन गया, 2QL, और ये r² प्लस l² की पावर क्या आ जाएगा, 3/2। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1/4 पाई के, और 2QL की जगह हम क्या लिख सकते हैं, P, क्योंकि ये क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। P इज इक्वल टू 2QL। ठीक है, लगा दिया, r² प्लस l² की पावर कितनी हो जाएगी, 3/2। अब पता नहीं दिख रहा है ये आपको या नहीं दिख रहा है, एक बार मैं चेक करके बताता हूं आपको। ये टर्म्स मिटानी पड़ेगी, थोड़ा कम दिख रहा है इधर। ठीक है, तो उम्मीद है ये डायग्राम सबको समझ आ गया होगा बेटा। मैं डायग्राम इरेज करने जा रहा हूं। ठीक, और जो बचा हुआ डेरिवेशन है वो हम कहाँ सॉल्व करेंगे, ये वाली लाइन भी हम यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, इसको हम ऊपर लिखेंगे। तो इसके बाद जो बचा हुआ डेरिवेशन है वो हम यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, इस एरिया में। ठीक है, तो ये बचा हुआ है आपका E इज इक्वल टू 1/4 पाई के। ठीक है, ये है 2QL। अब यहां से देखो आप लोग, r² प्लस l² की पावर है 3/2। अब ये पूरी टर्म्स में यहां ना लिखकर मैं एक काम कर रहा हूं, यहीं पर मुझे क्या दिख रहा है, मुझे एक चीज दिख रही है, द्विध्रुव में आपने क्या देखा था, ये था कोई वैद्युत द्विध्रुव। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस L थी, ये वाली डिस्टेंस L थी, ये -Q था, ये +Q था। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी जो कि बहुत ज्यादा होती है कंपैरिजन टू L की तुलना में जो R होता है, ये वाला मान
ये जो आर होता है ये बहुत बड़ा हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है। तो अगर कोई भी चीज बहुत ज्यादा छोटी होती है, अगर हम उसका स्क्वायर करते हैं तो वो और छोटा मिलता है। तो आर की तुलना में एल का मान और छोटा हो जाएगा, क्योंकि एल पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पर स्क्वायर लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसका मतलब ये है कि आर की तुलना में एल का मान पहले ही छोटा है, अब एल स्क्वायर है तो और भी छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा कि उसकी तुलना में इसे हम क्या मान लेंगे, नगण्य मान लेंगे। ठीक है, तो क्या कर लेंगे इसको हम नगण्य। नगण्य मानने का मतलब है इसको हम छोड़ देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो ये चीज मुझे समझाना था, इसलिए मैंने डायग्राम बनाया। आगे देखो हम क्या करते हैं, हम इसके बाद ये लाइन लिखेंगे कि आर इज वेरी ग्रेटर देन एल, ठीक है, तब एल स्क्वायर का मान आर की तुलना में, आर की तुलना में बहुत छोटा होगा, अतः एल स्क्वायर को छोड़ने पर, अब हम क्या करेंगे, एल स्क्वायर की वैल्यू को छोड़ देंगे। तो छोड़ने पर देखो क्या हो जाएगा, यहां से इज इक्वल टू आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू, सॉरी ऊपर पी चल रहा है, पी और नीचे क्या है आर स्क्वायर, भाई 2QL मिलके क्या बन जाएगा, ये मैंने बताया था, ये होता है 2QL। ठीक है, तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, यहां पर देखो एल स्क्वायर हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे, तो बचेगा क्या आर स्क्वायर, और बाहर पावर कितनी बचेगी 3/2। तो ये आ जाएगा आर स्क्वायर और ये आ जाएगी 3/2 पावर, इस पावर से ये वाली पावर कैंसिल, तो बचेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के पी अपॉन आर की पावर 3। तो एक तो ये आ जाएगा। अगर मान लो दोनों आवेश कहाँ रखे हो, निर्वात तथा वायु में, या वैद्युत ध्रुव कहाँ रखा हो, निर्वात तथा वायु में, तो निर्वात तथा वायु के लिए, वायु के लिए k इज इक्वल टू क्या आएगा 1, तो इसकी वैल्यू बन जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और k यहां से रिमूव हो जाएगा, बचेगा क्या p अपॉन आर क्यू। ये आपका फाइनल डेरिवेशन निकल के आया। जब वैद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर स्थित अगर कोई बिंदु हो, उस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो, तो उसका प्रोसीजर ये है। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को ये डेरिवेशन समझ आ गया होगा। अगर समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है कोई, तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपको जल्द से जल्द उसका सलूशन या फिर और तरीके से मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा, या हो सकता है डिटेल्ड वीडियो लाऊं जिसमें मैं इस डेरिवेशन के डायग्राम को बिल्कुल क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटकों को आपको अच्छे से समझाऊंगा। ठीक है बेटा, बच्चों अब हम समझने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा के बारे में। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता क्या है, किसके बराबर होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित होता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है या त्वरित होता है, तो उसके द्वारा अर्जित ऊर्जा को, तो उसके द्वारा जितनी ऊर्जा इकट्ठी की जाती है उस ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लो कोई इलेक्ट्रॉन है, ये मान लो यहां पर क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन है, अब ये 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित कर दिया, मैंने क्या कर दिया, अब ये रुका हुआ था, अब मैंने क्या कर दिया, इसको त्वरित कर दिया, मैं इसको भगाने लगा। ठीक है, 1 वोल्ट के मैंने विभवांतर दिया, तो ये क्या करेगा, यहां से भागने लगेगा। जैसे ही आप विभवांतर लगाओगे तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। ठीक है, जितना आप विभवांतर लगाओगे उतने इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे। तो अगर 1 वोल्ट का मैंने इस पे क्या लगाया, विभवांतर लगाया, तो ये मूव करके भाई आगे बढ़ने लगा और आगे बढ़ने लगा। ठीक है, यहां से यहां आया, उसके बाद और आगे जाएगा। तो ये जिस एनर्जी से मूव करेगा, जिस एनर्जी से आगे जाएगा, उसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, उसी एनर्जी, वो जो एनर्जी होगी वो होगी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। ठीक है बेटा, समझ आ गई बात। जब कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित हो, तो उसके द्वारा जो अर्जित की गई ऊर्जा होती है उसे हम क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, या वो ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है, हम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता किसके बराबर है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका देखो 1 का मतलब क्या है, 1 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या हो जाएगा, यहां से 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लगा देंगे, 1 × 10⁻⁻⁻⁹ का 19 कूलाम, ये होती है 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। ठीक है,
अब ये जो आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, जूल में। जब हम इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लगा देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इतने जूल होते हैं। अगर थोड़ा तरीके से लिख दें इसको तो 1.6 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के बराबर होगा। ठीक है, अगर मान लो 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम देखें, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो 1 देखो 1 रहेगा, मेगा का मतलब क्या हो जाएगा 10⁻6 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। ठीक है, और ये कन्वर्ट करने के बाद किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। अब यहां इसकी पावर सॉल्व कर लेते हैं हम। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 1 कितना आएगा 1.6, और ये 10⁻6 19 में से अगर ये प्लस पावर जाएगी तो कितना बचेगा, माइनस का 13 जूल के बराबर। तो 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में या 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितने जूल होते हैं, इतने होते हैं। ठीक है, अब मान लो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट निकालना है, तो 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए देखो हम क्या करेंगे, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो देखो 1 बिलियन की जगह आ जाएगा 1 इंटू 10⁻9 आ जाएगा। ठीक है बेटा, बिलियन की जगह कितना आ जाएगा 9, मेगा की जगह 6 आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लगाएंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 1.6 एकम 1.6, 19 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा माइनस का 10, और ये किस में आ जाएगा, कन्वर्ट होने के बाद ये आ जाएगा आपका जूल में। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, और 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल के बराबर। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻10 जूल के बराबर। ठीक है, तो अगला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं विद्युत बल रेखाएं। ठीक है, उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। जब कोई इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित करते हैं, ठीक है, तो उसके द्वारा जो अर्जित की गई ऊर्जा होती है उसी को क्या कहते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ठीक है, या वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है अगला टॉपिक आपका विद्युत बल रेखा है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, या वैद्युत बल रेखा है। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है आपका, वैद्युत बल रेखाएं। इसको इंग्लिश में कहते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है, देखो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में क्या होती है बेटा, वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, यानी कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र होती है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश चलने को, इसे आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ लिख भी सकते हो। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र जिस पर एक स्वतंत्र एकांक धनावेश चलने को प्रेरित होता है, यानी कि जो वक्र होता है उसमें स्वतंत्र एकांक धनावेश ट्रेवल करता है। अभी डायग्राम से अच्छे से समझ पाओगे, चलने को प्रेरित होता है, वैद्युत बल रेखाएं कहलाता है। ठीक है बेटा, तो यहां से अगर मैं वैद्युत बल रेखाएं देखो बनाने की कोशिश करूं तो मान लो यहां पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, यहां पर क्या है, नेगेटिव चार्ज। तो जो वैद्युत बल रेखाएं हैं ये नेगेटिव की तरफ तो आपको आती हुई दिखेंगी, क्या होंगी, आती हुई दिखेंगी। ठीक है, ये आती हुई दिख रही हैं आपको, और ये पॉजिटिव की तरफ क्या होंगी, जाती हुई दिखेंगी। अगर मैं ऐसे करके देखूं, नेगेटिव की तरफ आती हुई दिखेंगी, लेकिन आएंगी कहां से, ये कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, तो यहां भी हम नहीं काट सकते। ठीक है, ये आएंगे कहां पर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आएंगी। तो नेगेटिव की तरफ तो आपको आती हुई दिखेंगी, ठीक है बेटा, और पॉजिटिव की तरफ तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आती हुई, चाहे कोई सी साइड से देख लीजिए आप, यहां पर भी ये लाइंस ऑफ फोर्स आती हुई दिख रही हैं, बल रेखाएं आपको आती हुई दिख रही हैं, यहां पर भी बल रेखाएं आपको आती हुई दिख रही हैं, किधर, नेगेटिव की साइड। तो यहां से क्या होंगे भाई, यहां से निकलती हुई दिखेंगी। ठीक है, ये बल रेखाएं यहां से निकलती हुई दिखेंगी। ठीक है, यहां से एक कर्व हम और बना देते हैं,
कुछ इस तरह से, ठीक है। इसको हम ऐसे करके, चाहे तो आप इनको डैश डैश करके भी दिखा सकते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक वक्र, तो ये वैद्युत क्षेत्र है भाई, प्लस है, इधर माइनस है। जब दो आवेशों के बीच में क्या होता है, ये आवेशों आवेश का कहीं पर हम कोई आवेश रखते हैं तो क्या बना लेता है, वो अपना एक क्षेत्र बना लेता है। उसी क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया काल्पनिक वक्र, तो ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया एक काल्पनिक वक्र होता है जिस पर एकांक धनावेश चलने को क्या होता है, प्रेरित होता है। इस ये जो फील्ड लाइन होती हैं इनमें एकांक धनावेश चलने के लिए प्रेरित होता है, यानी कि यहां से ट्रेवल करता है दूसरे के लिए। आ रही बात समझ में, यहां से एकांक धनावेश कहां जा रहा है, इस तरफ। इधर भी कोई चार्ज रखा होगा तो वहां से आता हुआ दिख रहा है, इधर कोई चार्ज रखा हुआ नेगेटिव वहां पर जाता हुआ दिख रहा है। तो इन्हीं रेखाओं को या इसी वक्र को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक वक्र, और इन्हीं को हम कहते हैं वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। ठीक है बेटा, क्या कहते हैं इनको, वैद्युत बल रेखाएं। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, वह काल्पनिक वक्र होती हैं, ठीक है, जिन पर एकांक धनावेश चलने के लिए क्या होता है, प्रेरित होता है, और हमेशा निगेटिव की तरफ आती हुई दिखेंगी, पॉजिटिव से आपको ये जाती हुई दिखेंगी। ठीक है बेटा, अब हम समझते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण के बारे में, इनके गुण क्या होते हैं। तो अब हम समझते हैं वैद्युत बल रेखाओं के गुण। वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो मैं इसी में करेक्शन कर दूं, वैद्युत बल रेखाओं के गुण। ठीक है, तो गुण नंबर पहला क्या है, कोई भी बल रेखा धनावेश से स्टार्ट होगी और ऋणावेश पे जाके समाप्त होगी। तो ये कैसी चलती है, धनावेश से, आप लोग अगर नोट कर रहे हो तो आप क्या लिखोगे कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। तो ये चलती कैसी, इनकी दिशा होती है धनावेश से ऋणावेश की तरफ, धनावेश से ऋणावेश की तरफ। ठीक है, गुण नंबर 1 ये हो गया। गुण नंबर 2 में आपको क्या लिखना है, वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। तो ये है वैद्युत बल रेखा। ठीक है, मान लो मैं यहां पर एक बिंदु ले रहा हूं, इस पर एक स्पर्श रेखा खींच दे रहा हूं ऐसे करके, तो ये हो जाएगी, देखो, एक स्पर्श रेखा जो इससे स्पर्श करती हुई जा रही है। ठीक है, तो ये हो गई स्पर्श रेखा। तो ये स्पर्श रेखा किसको बताती है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। हम देखो यहां पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची, तो ये ऐसे ही तो जा रही है आगे की तरफ, तो ये किसकी दिशा को बता रही है, ये दिशा को बता रही है वैद्युत क्षेत्र की दिशा को। तो वैद्युत बल रेखाओं से हमें क्या मिलता है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा के बारे में पता लगता है, किससे, स्पर्श रेखा अगर हम किसी बिंदु पर खींचे तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, ये नहीं लिखना है, आपको लिखना है यदि वैद्युत बल रेखाओं के किसी बिंदु पर अगर कोई स्पर्श रेखा खींचे तो वो स्पर्श रेखा वैद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है, आपको वो लिखना है पॉइंट नंबर 2 में। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 में क्या लिखोगे, कोई भी बल रेखा कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, एक दूसरे को कभी नहीं काटती, एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक है, कोई भी बल रेखा कभी एक दूसरे को नहीं काटती है। ठीक, तो उम्मीद है आप ये वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं इसके बारे में अच्छे से समझ गए होंगे, और वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या होते हैं उनके बारे में भी आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे। तो बच्चों इसी के साथ ये वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं और ये चैप्टर भी आपका फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसमें हम कूलाम के नियम तथा वैद्युत क्षेत्र से रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स होंगे या रेफरेंस बुक में जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन होंगे जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले होते हैं या अनसोल्ड में देख के मैं उन्हीं को सॉल्व कर पाऊंगा। तो आपको बिल्कुल पूरी सीरीज के साथ सारी वीडियोस को देखना है और आपके चैप्टर बाय चैप्टर सारी तैयारी होती रहेगी। अभी मैं कुछ टाइम के बाद वीडियो की स्पीड तेज कर दूंगा, हो सकता है एक एक दिन में 2-2 वीडियोस आपको मिल जाएंगे और जल्दी जल्दी आपका सिलेबस बाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें,
अच्छा नहीं लगता है तो आप डिसलाइक करें, ठीक है। और हमारे चैनल के साथ अगर आपको लगता है कि आपको फ़ायदा मिलने वाला है तो जुड़े रहिएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।